तो केस स्टडी की 3 क्लासेस आपकी हो गई हैं, ये चौथी क्लास है और इसमें केस स्टडी के बारे में आगे मैं डिस्कस करूँगा। पिछले सेशन पे केस स्टडी कुछ मैंने आपको सॉल्व भी कराई थी, डिस्कस भी करवाई थी। अब देखो मेन क्या है ना, केस स्टडी जो भी होगी आपको तो एग्ज़ाम पे जाके वहाँ लिखना है, आपको वहाँ पे केस स्टडी को लिखना है। आज मैं जो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए केसेस हैं, कुछ केस वो आपको दिखाऊंगा भी और उनको हल करके भी बताऊंगा, उनका आंसर फॉर्मेट भी आपको लिखवा दूंगा। लेकिन आंसर फॉर्मेट जो मैंने आपको बता रखा है वही आंसर फॉर्मेट है। आंसर फॉर्मेट में मैंने आपको बताया कि शुरुआत इंट्रोडक्शन से करनी है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, जो केस आपका है, जो केस आपसे पूछा जा रहा है, जिसको आपको लिखना है, पहले उसमें किस तरीके की सामाजिक समस्या इन्वॉल्व है, इस चीज़ को आपको पहले शुरुआत उसी से करना है। यदि कोई दहेज का मामला है तो दहेज प्रथा से ही शुरुआत करिए कि कैसे एक दहेज प्रथा वर्तमान में एक व्यापक सामाजिक समस्या के तौर पे घर कर गई है ना। यदि बाल श्रम का मुद्दा है तो बाल श्रम के मुद्दे को उठा दीजिए। कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, सरोगेसी का मामला हो सकता है, जो आपको दिख जाए, है ना। तो पहले एक समय भ्रष्टाचार का मामला है तो भ्रष्टाचार का मामला भी देख लीजिए, जो प्रथम दृष्टया आपको लगता है कि ये पूरा केस इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यही होगा। सामाजिक समस्या बैकग्राउंड में रहती है किसी भी केस के, सामाजिक समस्या, कोई पॉलिटिकल किसी तरीके का करप्शन, इसी तरीके की चीज़ें केस में पूछी जाएंगी। भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, केस में आपको 2 तरीके के पोजीशंस दी जाएंगी। एक पोजीशन में आपको एक पद पे बैठा दिया जाएगा, एक पोस्ट पे बैठा दिया जाएगा, आपको पावर दे दी जाएगी। ठीक है, पद का मतलब है आपके पास कुछ अथॉरिटी होगी, है ना, जिस अथॉरिटी के थ्रू आप कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पद में भी आपके उच्च अधिकारी भी आपके साथ बैठे हुए हैं, या कि आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, आपकी जवाबदेहिता जनता के प्रति है, ये मैंने आपको बता रखा था। जवाबदेहिता जनता के प्रति है, आप जवाबदेह पूरी तरीके से, लेकिन आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का भी पालन करना है। ये नहीं करना कि उन्हें पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देना है, लेकिन आपको देखना है कि क्या जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जो भी आपको आदेश दे रहे हैं, क्या उससे जनता का हित हो जुड़ा हुआ है या फिर जनता को व्यापक अहित का सामना करना पड़ रहा है। ये 2 चीजें देखना है। आपको खड़ा हमेशा जनता के हित के तहत रखना है। यदि उनका मोटिव भी जनता का हित ही है तो आप उनके आदेशों के पालन को ही आप कंटिन्यूअस रखेंगे। यदि आपको लगता है कि उनके आदेशों से, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके आदेशों से जनता का हित होगा तो आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज हो सकता है आपको सामान्य नागरिक के तौर पर भी केस में दिखाया जाए, एक सामान्य नागरिक के तौर पे भी केस में दिखाया जाए। तो सामान्य नागरिक के तौर पे आपका कर्तव्य हर जगह पे क्या होगा, सूचना देने का होगा। सरकार को सूचना देना है, जितने भी कार्यालय हैं जो उससे जुड़े हुए हैं वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, शिकायत करनी है, रिपोर्ट करनी है, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, यदि कुछ भी गलत हो रहा है, आमतौर पे केस में यही डाला जाएगा कि कुछ गलत हो रहा है, उसको सही कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे आप पद पे हैं, पावर पे हैं, तो यहाँ पे आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। तुरंत आप क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे सकते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है सब कुछ, है ना, स्पष्ट है, क्लियर है, किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। इतनी छोटी सी चीज़ आपको पहले समझना है, बहुत बेसिक है। यही 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना, यही 2 चीज़ें मिलेंगी। ठीक, अब देखो सोशल अवेयरनेस का काम आप यहाँ पे भी करोगे, सोशल अवेयरनेस के लिए यहाँ भी प्रयास करोगे। ठीक है, चाहे आप पद पे रहो, आपके पास बहुत सारे मीडियम हैं, आप सोशल मीडिया का प्रयोग करोगे सोशल अवेयरनेस के लिए, आप NGO का प्रयोग करोगे, मल्टीपल ऑप्शन लोगे। वहाँ पे जुड़े हुए जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी मीटिंग्स के थ्रू उनको भी प्रेरणा दोगे कि ऐसा कुछ किया जाए। तो आपको ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करनी है, बहुत बेसिक है, कॉमन ही रहेगा हर चीज़ पे। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको केस में ये ध्यान रखना है, यहाँ पे तुरंत एक्शन आप ले सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के। कोई भी गलत कार्य हो रहा है उसे तुरंत रुकवा सकते हैं और ऊपर तक उसकी जानकारी दे सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं। अभी कुछ केसेस जो आयोग ने पूछे हैं उसी में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक नागरिक के तौर पर आप जाँच नहीं करवा सकते, आप शिकायत दे सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, वो सब काम ऊपर से होगा। ठीक है, ऊपर का वो पूरा का पूरा कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी पद पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी आप एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैठे हुए हैं। आपका अकेले का डिसीजन नहीं होता है, यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिव समझ रहे हैं ना, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत काम करता है।
कहीं पर भी हो, यहाँ पे आप अकेले आपका खुद पावर पे है तो उसका यूज अकेले नहीं करेंगे, आपको आदेश होंगे, निर्देश होंगे, उनको भी ध्यान में रखना है। तो बहुत व्यवहारिक तर्ज पे केस जो भी रहे, हमें आइडियलिस्टिक मतलब हमारा जो लक्ष्य होगा, साध्य होगा, वो आदर्शात्मक होगा, लेकिन जो हमारे साधन होंगे वो व्यवहारात्मक होंगे। समझ रहे हैं? यानी लक्ष्य हमारा बेहतर है, जनता कल्याण है, लेकिन उसका तरीका कैसा होना चाहिए? जो प्रैक्टिकली संभव हो, जो पॉसिबल हो, है ना। ऐसे नहीं करना कि सिस्टम में पूरी उलट फेर करके रख देना, नहीं पॉसिबल है वो। ठीक है, तो ये चीज़ को भी आप लोगों को केस में ध्यान रखना है सॉल्व करते समय। बस आंसर राइटिंग में और कुछ नहीं है, इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों को। अब मैंने आपको 5 प्रकार के केस बताए थे, एक बार 5 प्रकार के केस यहाँ पे लिखूंगा, फिर एग्जाम्पल के साथ 5 प्रकार के केस आपको दिखाऊंगा कि देखो ये केस में क्या है, ये केस में क्या है, ये केस में क्या है, और क्या आपको लिखना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं, आयोग के ही प्रश्नों को उठा लेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मैंने आपको बताया था टोटल जो केस है, टोटल केसेस जो आप देखेंगे नीति शास्त्र में, नीति शास्त्र या इथिक्स के अंतर्गत जो भी आप केस देखेंगे वो टोटल लगभग 5 प्रकार के ही आते हैं। 5 प्रकार के केस आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, अभी बताता हूँ कौन कौन से हैं और इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिख लो। टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, कुछ ऐसे 5 प्रकार के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। टाइप 1 के केस जितने भी रहेंगे इसमें क्या होगा, ऑप्शन दिए होंगे, मल्टीपल ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, ऑप्शन दिए होंगे, बहुत सारे विकल्प होंगे, इसमें विकल्प ही विकल्प होंगे, विकल्प होंगे। और जो ये केस होगा इसमें ये बोला जाएगा आपको कि इसके जो ऑप्शन है इनके गुण दोषों की का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, गुण दोषों को इसके देखिए, उसके आधार पे आंसर राइटिंग करिए। तो ये गुण दोषों को देखने का प्रयास करेगा, गुण और दोषों को देखने का प्रयास इसमें किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन है तो उसमें कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे तो गुण दोषों के आधार पर ही चुनेंगे। पहले प्रकार के केस इस तरीके के होते हैं, अभी एग्जाम्पल में दिखाऊंगा। दूसरे प्रकार का केस जो आपका आएगा उसमें आपको एक पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपना स्टैंड दिखाना पड़ेगा कि आप किसके साथ खड़े हैं। तो दूसरे में आपका एक पक्ष होगा, आप एक पक्ष के साथ खड़े होंगे, पक्ष के साथ आपको खड़ा होना है ना, पक्ष लेना है आपको कि आप किस पक्ष को लेकर के आपको, तो स्टैंड है ना, आपकी स्टैंडिंग पोजीशन किधर है। कोई भी केस है वहां पे आप किस पक्ष का साथ देंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर ही कुछ गड़बड़ चल रहा हो, किसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं और वहाँ गड़बड़ चल रहा है, या फिर मान लीजिए कि आप कोई इंजीनियर हैं और कहीं पे कोई एक निर्माण कार्य चल रहा है, उस निर्माण कार्य में आप पाते हैं कि बहुत सारी अनियमितताएं चल रही हैं जो जनता के लिए कल के दिन ऐसा हो सकता है, मान लो कोई पुल निर्माण कार्य चल रहा है और उस पुल निर्माण कार्य में बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ हैं जो उसमें मटेरियल लगना चाहिए। आप लोग एक चीज़ देखते हो, आमतौर पर होता क्या है, आमतौर पे देखते हैं, कल एक केस भी मैंने आपको दिया था कि एक गांव में एक पुलिया का निर्माण हो रहा है, ऐसे करके एक केस दिया था आपको। तो आमतौर पर होता क्या है कि जैसे आपके आसपास मान लीजिए सड़क बनने लग जाए, आपके घर के आसपास सड़क बनने लग जाए, आप लोग खुश हो जाते हो। आप ये नहीं देखते कि उसमें कैसा मटेरियल यूज हो रहा है, ठेकेदार कितना जो है माल उसका यूज कर रहा है, कितना सही है, कितना गलत है, कितना ज़्यादा वो सड़क कितने दिन चलेगी, ये सब नहीं देखते, कोई नहीं देखता। नहीं तो कभी भी सड़कें खराब ही ना हो, यदि पूरा गाँव का आदमी खड़े होकर के सड़क को जाके मुआयना करे, देखे कि ठेकेदार के द्वारा करवाया क्या जा रहा है, तो कोई करप्शन हो ही ना पाए। क्योंकि जन सामान्य क्या करता है, उसे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो सब होता रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या होना चाहिए कि इन सब चीज़ों के प्रति सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। डरने की जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। आपके डिपार्टमेंट के अंदर कोई गलत कर रहा है, वहाँ पर आपके अंदर साहस होना चाहिए कि अपने वरिष्ठ के गलत कार्य को आप गलत बोल सकें। ठीक है, उसके गलत आदेश का पालन ऐसा ना करें। ठीक है, तो गलत जो है उसका साथ नहीं देना कहीं पर भी, किसी भी जगह पे। इतना आपके अंदर बोल्डनेस होना चाहिए, इतने आप ईमानदार होने चाहिए, और सब तभी आएगा जब आप खुद करप्ट नहीं होंगे। ठीक है, इतने बोल्डनेस तब आएगी आपके अंदर। तो दूसरा है किसी पक्ष के साथ आपको खड़ा होना है, इस तरीके का एक केस आपसे पूछा जाएगा। तीसरे प्रकार के केस में नैतिक मुद्दे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से नैतिक मुद्दे, मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा कुछ क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं जिसके दुष्परिणाम आ रहे हैं, तो पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कोई कंपनी है जिसके द्वारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे काम कर रही है उसके क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं, उससे किस प्रकार के दुष्परिणाम आएंगे, कौन कौन से नैतिक मुद्दे इसमें छुपे हुए हैं, निहित हैं। तो तीसरे प्रकार के केस में आपको नैतिक मुद्दे टाइप में क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है, कौन कौन से नैतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं इस तरीके के। चौथे प्रकार का जो टाइप होगा उसमें समस्या दी जाएगी आपसे और उस समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले होंगे। कोई एक आपको समस्या दी जाएगी, उस समस्या का आप समाधान को खोजने का प्रयास करेंगे। और पांचवें प्रकार का होगा उसमें स्टेटमेंट दिए जाएंगे, मतलब कि कुछ कथन दिए जाएंगे, महापुरुषों के कथन हो सकते हैं और वर्तमान समय में कैसे वो कथन प्रासंगिक हैं, वर्तमान में प्रासंगिकता के साथ जोड़ना है, प्रासंगिकता के साथ जोड़ना है, प्रासंगिकता। ठीक है, ये 5 प्रकार के ही टोटल मैंने केसेस देखे अभी तक, इसके अतिरिक्त कोई और केस आता नहीं है। आप कोई भी केस को कैटेगरीफाइज करेंगे, इन 5 कैटेगरियों में ही केस आके खड़ा हो जाएगा। कोई भी केस देख लीजिए, कहीं पर आपको मेरिट डिमेरिट्स को लेकर के होगा, कहीं पे किसी पक्ष के साथ आपको खड़ा होना होगा, कहीं पे कोई इथिकल इशू होगा, कहीं पे प्रॉब्लम होगी, उसका समाधान आपसे पूछा जाएगा और कहीं पे स्टेटमेंट्स होंगे। इसके अतिरिक्त यदि कुछ आपको लगता हो कि भाई इसके अतिरिक्त भी है तो बताओ मुझे। कोई केस है जो इसके अतिरिक्त आपको समझ में आता हो, बताइए, है क्या कोई केस? बताओ भाई, आप में से एक बार ढूंढा हो, पता हो, यदि कुछ हो किसी को तो फिर बताओ, फिर मैं आगे उस हिसाब से डिस्कस करूं आपसे। लगभग आप 5 प्रकार के केसेस में, जितना मैंने अभी तक जितने केस, लगभग जितना आयोग ने आज तक केसेस दिए होंगे सारे मैंने सॉल्व किए हैं। ठीक है, सब मैं लिखता हूँ पर्टिकुलर सारे, मतलब एक एक केस में कोई छोड़ता नहीं हूँ। आयोग के पूछे हुए हो, यूपी पीसीएस पूछ रहा हो, कहीं से भी पूछे गए हो, मैं केस जरूर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये 5 प्रकार ही मुझे मिला है आज तक, इसीलिए मैंने ये 5 कैटेगरी बनाई है केसेस की। ठीक है, अब बात करते हैं केसेस को लेकर चलते हैं कि केसेस ये है। केस ये आपका ये यूपीएससी में ही पूछा गया था, आईएएस का पूछा हुआ केस है। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें आपको पॉइंट बताऊंगा, 10-5 पॉइंट बता दूंगा, आप उस हिसाब से समझ लीजिएगा कि कैसे आपको लिखना होता है। ठीक है, पॉइंट बता दूंगा। तो टाइप 1, ये टाइप 1 का केस है। ठीक है, कैसे टाइप 1 है अभी देखेंगे। ये टाइप 1 मैंने आपको क्या बताया कि आपको मेरिट डिमेरिट के आधार पे क्या करना है, केस को देखना है। ठीक है, केस पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, उस ऑप्शन में गुण और दोषों के आधार पे केस को वो करना है, कैटेगरीफाइज। चलो मैं पढ़ता हूँ इसको, केस को। ठीक है, इसमें निकालते हैं। देखो अब इतने बड़े बड़े केस आते हैं, ठीक है, डर मत जाइएगा, इनसे डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान केस होते हैं, कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, पहले आपको क्या कर दिया, एक विभाग में अधिशासी अभियंता दे दिया। आप नगर पालिका परिषद पे विभाग के अधिशासी अभियंता हैं, मतलब आप इंजीनियर के पद पर हैं। ठीक है, और वर्तमान में ऊपरगामी पुल फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के प्रभारी हैं। आप एक काम करवा रहे हैं, एक फ्लाईओवर बन रहा है, उस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के प्रभारी हैं। आपके अधीन 2 कनिष्ठ अभियंता हैं, मतलब आपके नीचे 2 इंजीनियर और हैं। ठीक है, आपसे जूनियर हैं वो। ठीक है, जो प्रतिदिन निर्माण स्थल का निरीक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। उनका काम क्या है कि प्रतिदिन जो कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण करें। ठीक है, तो निरीक्षण का काम इनको दे दिया गया, प्रभारी का काम आपको दे दिया गया, मतलब यहाँ पे प्रभार आपके पास है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेन कुछ भी गलत होता है उसकी जिम्मेदारी आपके पास रहेगी। ठीक है, लेकिन आपके लिए 2 सपोर्टिव पर्सन दे दिया निरीक्षण कार्य के लिए, जो आपको विवरण देते हैं और आपके विभाग के अध्यक्ष मुख्य अभियंता को रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, आपका काम क्या है, आप विभाग का जो अध्यक्ष है और जो मुख्य अभियंता है उसको आप रिपोर्ट देते हैं। ठीक, क्लियर है इतना? ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए। निर्माण कार्य पूर्ण होने को है और कनिष्ठ अभियंता, मतलब कि निर्माण कार्य खत्म होने को आ गया। कनिष्ठ अभियंता नियमित रूप से सूचित करते रहते हैं कि निर्माण कार्य परिकल्पना के विनिर्देशों के अनुरूप हो रहा है, मतलब कि जो हमने प्लानिंग की है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है उसी के हिसाब से निर्माण कार्य हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने अपने आकस्मिक निरीक्षण, मतलब कि अब आपको तो जो आपके जूनियर थे वो लगातार यही कह रहे थे कि काम में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक दिन आप पहुंच गए, घटना स्थल पे आप पहुंच गए, तो लेकिन आपने अपने आकस्मिक निरीक्षण में कुछ गंभीर विसमानताएं पाई, आपको लगा कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ कमियां पाई जो आपके विवेकानुसार पुल की सुरक्षा को प्रभावित करेगा। मतलब आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि पुल में किसी तरीके की दुर्घटना का भी सामना करना पड़ जाए। इस स्तर पर इन कमियों को दूर करने के लिए काफी निर्माण कार्य को गिराना पड़ेगा और दोबारा बनाना पड़ेगा। समझिए,
ये पूरा भी मामला है। अभी सिचुएशन आपको दी जाएगी, अभी नीचे सिचुएशन होगी, मतलब कि आपने पाया कि ये पूरे पुल में बन के तैयार तो हो गया, लेकिन इसमें गड़बड़ बहुत ज़्यादा है। मुझे गलत रिपोर्टिंग दे रहे थे, वो दोनों जो जूनियर थे वो गलत रिपोर्टिंग दे रहे थे, ठीक है। और आपने कहा कि अब यदि इसको सही करना है तो, क्योंकि यदि ऐसे ही बना रहेगा तो फ्यूचर में क्या होगा, पुल गिरेगा, बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोगों के, है ना, बहुत लोगों का जीवन, बहुत सारे पुल गिरते हैं। आप देखते हैं ना, एक मूवी है मदारी, आप लोगों ने मदारी देखी हो, उसमें वही होता है ना, उसका बेटा जो होता है, उसमें शायद इरफान खान है, उसका बेटा पुल गिरने से ख़त्म हो जाता है, और उसमें वो पूरा एक डेटा देता है। आप उसके लास्ट में देखिए, वो डेटा देता है कि कितने लोग इन तरह की घटनाओं में मरते हैं और किस तरीके से अच्छी खासी लूट खसोट होती है, समझ रहे हैं ना। हाँ, एक मूवी और ये आपकी खट्टा मीठा, वो क्या नाम है, सचिन टिचकुले, उसमें भी वो रोड का कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, और उसके जीजा जो होते हैं वो भी ओवरब्रिज बनाते हैं, एक ओवरब्रिज गिर जाता है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो यहाँ पे भी वही मामला है पूरा कि एक ओवरब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, आपके नीचे के 2 अधिकारी हैं, वो रेगुलर आपको जो है रिपोर्ट करते हैं, आपको ऊपर रिपोर्ट करना है, लेकिन आप पाते हैं कि उसमें गड़बड़ चल रही है। लेकिन यदि उसको सही करना है तो पूरे पुल को गिराना पड़ेगा, जिससे ठेकेदार को हानि होगी, है ना। यदि पुल गिरेगा तो सही बात है, दोबारा बनेगा तो निश्चित तौर पे हानि होगी, है ना। और कार्य समाप्ति में विलंब होगा, मतलब जो काम जिस समय सीमा पे कार्य जो है बनाया गया है उसमें देरी हो जाएगी, विलंब हो जाएगा, मतलब ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो सिचुएशन क्या क्या दी गई है, ये तो हो गई मुद्दा, पूरी आपको केस की इंफॉर्मेशन हो गई। फिर यहाँ पे बता दिया गया कि देखो ठेकेदार को हानि हो रही है यदि दोबारा इसको बनाना पड़ रहा है, और कार्य समाप्ति में देरी हो रही है। अब यहाँ पे आगे क्या है, अब सिचुएशन दे रहा है, कह रहा है जिस क्षेत्र में कार्य हो रहा है वहाँ पे भारी ट्रैफिक जाम मिल रहा है, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत मिल रहा है, जिसके कारण से परिषद पर निर्माण कार्य सीधा करने के लिए जनता का दबाव है। मतलब कि यहाँ पे एक सिचुएशन ये है कि काम को बहुत फास्ट करना है, आपको फास्ट ट्रैक लेवल पे करना है, लेकिन यदि आप पूरे क्षेत्र को, उस पुल को गिराते हैं तो गिराने के बाद बहुत गड़बड़ हो जाएगी आपकी, ठीक है। जब आप इस स्थिति को मुख्य अभियंता के संज्ञान में लाते हैं, जिसको आप रिपोर्ट करते थे उसे भी बताते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ चल रही है, मुख्य अभियंता के संज्ञान में लाते हैं, अपने सीनियर के संज्ञान में लाते हैं, तो उन्हें अपने विवेकानुसार इस पर गंभीर दोष न मानकर उपेक्षित कर देते हैं। वो कहते हैं अरे कोई ऐसा नहीं, ऐसा चलता रहता है ना। तो कोई गंभीर दोष न मान करके उसको क्या कर देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं, ठीक है। उन्होंने परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए, कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भैया टाइम से काम पूरा होना चाहिए, ठीक है, इसलिए समय पर हो, परंतु आप आश्वस्त हैं कि यह गंभीर प्रकरण है जिससे जनता की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, इसको बिना ठीक कराए नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब उसको आपका मानना, आपका विवेक ये कह रहा है कि गड़बड़ है, ये गलत हो रहा है, इससे जनता की जीवन की रक्षा, मतलब जनता का जीवन संकट में पड़ सकता है ना। इसके बाद ऐसी स्थिति में आपके करने के लिए कुछ विकल्प निम्नलिखित, तो नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक टाइप होगा विकल्प वाला, ये वही टाइप है, टाइप 1 में आता है, इसमें विकल्प दिया होगा, उसमें विकल्पों में 5-6, इसमें कई विकल्प होंगे, 5-6 विकल्प होंगे, उन विकल्पों में से आपको चुनना है कि आप किस विकल्प के साथ खड़े होते हैं, ठीक है। तो एक टाइप ही आएगा, मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है, एक टाइप ही आएगा। तो अब देखो मामला समझ गए आप, पूरा बहुत इजी है, ऐसे ही पढ़ना है, बीच बीच में अपना अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। पेंसिल लेके रखो या पेन से वहाँ पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं, इतना टाइम नहीं लगता। ये आपको बीच में, ताकि अब मुझे देखना है तो मुझे कुछ नहीं करना है। एक आप क्या है, अधिशासी अभियंता हैं, प्रभारी बनाए गए हैं आप एक पुल के, 2 कनिष्ठ अभियंता आपको दिए गए हैं, उनका काम निरीक्षण करना दिया गया है, और आपका काम है विभाग के अध्यक्ष को, मुख्य अभियंता को रिपोर्ट देना, ठीक है। मैं यदि दोबारा भी पढ़ना चाहूँ तो मुझे फास्ट पढ़ लूंगा, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं होता है। मैं यहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पर यदि एक क्वेश्चन एग्जाम हॉल पर पढ़ो तो बस पढ़ना है, तुरंत लिखना है समझ करके। अब यहाँ पे विकल्प एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मामला बस इतना सा है कि आपके जो सीनियर हैं और आपके जो जूनियर हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि गड़बड़ सही नहीं कराई गई तो जनता का हित हो जाएगा, ठीक है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसमें आपका क्या करोगे आप, ठीक। अब ये विकल्प दिए गए हैं कुछ, ये है विकल्प। पहला है जो मुख्य अभियंता ने सलाह दी, मुख्य अभियंता की सलाह क्या है कि मामला इतना बड़ा नहीं है, इस काम को पूरा कराओ, ये मुख्य अभियंता की सलाह है। तो कह रहा मुख्य अभियंता की सलाह मानकर आगे बढ़ जाएंगे। जहां पे भी गलत हो रहा है, जहां पे भी आपको लग रहा है, उस ऑप्शन को आपको बिल्कुल भी नहीं चुनना है, ठीक है। दूसरा, सभी तथ्यों व विश्लेषण को दिखाते हुए स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए मुख्य अभियंता से लिखित आदेश का निवेदन करेंगे। एक बार ये ऑप्शन थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज बहुत गड़बड़ है,
और इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना है। जब पुरस्कार मिल रहा होगा तो सीनियर खड़े हो जाएंगे आपके सारे, पुरस्कार में आपको नहीं कोई आगे लाने की कोशिश करेगा। और जब दंड की बात आएगी, जब गाज गिरेगी तो किसी जूनियर को पकड़ लेंगे, उसको उसकी नौकरी खा जाएंगे, उसके ऊपर पूरा का पूरा दोसर ऊपर चला जाएगा। ये 99% होता है डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि कुछ गड़बड़ हुई तो आप उसके प्रभारी हैं, ये समझ के रखिएगा। कुछ गड़बड़ हुई तो प्रभारी आप हैं, जीवन आपका नरक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे किसी भी तरीके से आप कोई भी ऐसा एक्शन मत लीजिएगा जिससे जनता के हित की उपेक्षा हो रही हो, ये ध्यान रखिएगा। आपको अपने आप को बचाना है। देखो, हर अधिकारी अपने आप को बचा के चलता है, कोशिश यही करता है कि मैं जो है मेरे को कुछ ना हो, है ना, मैं पाक साफ रहूं। लेकिन यहाँ पे तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा अभी, तो ये दूसरा विकल्प बेटर है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अभी आगे दिया गया है, कनिष्ठ अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगे और ठेकेदार को निश्चित अवधि में दोष निवारण के लिए आदेश दें। ठीक है कि भैया जो उनके जो जूनियर्स थे, ये वाला विकल्प भी आपका ठीक है। अगला है, इस विषय को बलपूर्वक उठाए ताकि मुख्य अभियंता से वरिष्ठ जनों तक पहुंच सके। ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है कि भाई बात नहीं समझ रहा है तो फिर सीनियर को पहुंचाना होगा। अगला, मुख्य अभियंता के अनम्य विचार को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना से अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन करें और बीमारी के लिए छुट्टी पे चले जाएं। अब देखो, यहाँ पे एक चीज समझो, जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, ये तो भागना हो गया मुद्दे से कि मैं भैया मुझे क्या मतलब, ये भागने की बात हो गई। आप मुद्दे से भाग रहे हैं, इससे प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? पुल में कोई कमी ना रह जाए, ये प्रॉब्लम का सलूशन है कि पुल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम का सलूशन है। समझ रहे हो बात को? प्रॉब्लम का सलूशन है नहीं कि काम को बस किसी तरीके से निपटा देना है। तो 5वां पॉइंट मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, इस पे तो आना ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद इस विषय को बलपूर्वक उठाए, एक बार ये ऑप्शन, चौथा नंबर ऑप्शन, कनिष्ठ अभियंताओं से स्पष्टीकरण ठेके को नीचे, ये आपका ये ऑप्शन। ठीक है, ये नीचे वाला तो कोई मतलब ही नहीं है, पहले वाला भी नहीं है, उसमें आपको बात नहीं माननी किसी भी तरीके से, बात मान के आगे काम नहीं चला देना। और ये भी कोई लिखित आदेश से मिल जाने से कुछ नहीं होगा। मान लो उसने लिखित आदेश दे भी दिया तो लिखित आदेश से क्या हो जाएगा? समस्या का निवारण नहीं होगा। हमें काम करना है समस्या का निवारण। तो अब आपको इस केस में करना कैसे है, लिखना कैसे है? सबसे पहले लिख दीजिएगा कि जो केस है, मतलब प्रारंभ इंट्रोडक्शन क्या है, एक भ्रष्टाचार का मामला है पूरा का पूरा। समझ रहे हैं? ये पूरा का पूरा क्या है? एक व्यापक भ्रष्टाचार का मामला है। और आगे लिखेगा कि आए दिन समसामयिक समय पे ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं। समझ रहे हैं? ये शुरुआत आपको यहीं से करना है कि जो ये केस है, इस केस में पूरा का पूरा मामला किससे जुड़ा हुआ है? भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। और भारत में वर्तमान में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें जनता के हित की उपेक्षा की जाती है और उसलिए बहुत सारी दुर्घटनाएं आए समय में होती रहती है। अब बात है कि अब आपको क्या चुनना है, क्या ऑप्शन लिखना है आगे। अब आप कहां पे जाके किस विकल्प को लेकर के करेंगे, इसको लिख लीजिए। ठीक है, हेडिंग डालिए टाइप 1 केस। टाइप 1 केस, मैं इसके कुछ 5-10 पॉइंट आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, टाइप 1 केस, हेडिंग डालिए टाइप 1 केस। अब देखो, ये केस है आपका, ये केस है। इस केस को आप लोग लिख भी लीजिएगा अपना, मैं इसका केवल आंसर फॉर्मेट आपको लिखवाता हूं कि आपको किस पक्ष में जाके खड़ा होना है। टाइप 1 केस, सबसे पहला काम आप क्या करवाएंगे? सबसे पहला काम करवाएंगे इस केस में, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। पहला है केस की छानबीन, मामले की छानबीन, ये लिखिए, मामले की छानबीन और जांच विशेषज्ञों के माध्यम से। अब जब आपके मामले में संज्ञान में आया कि इसमें कुछ गंभीर दोष हैं, तो पहले क्या करेंगे? इसकी छानबीन और जांच करवाएंगे। सबसे पहला काम यही होगा। कहीं पर भी डिपार्टमेंट में है तो तुरंत आपको इस चीज को लेकर एक्शन में आना है। ठीक है, मामले की छानबीन और जांच विशेषज्ञों के माध्यम से। अब देखो, जब छानबीन और जांच आप करवाओगे तो यदि आप पाते हो कि इसमें गंभीर दोष हैं, मान लो हो सकता है कि दोष ना निकले, लेकिन यदि आप बिल्कुल छानबीन, ये तो पहले क्या, इसमें तो डाउट बताया गया है, इसमें तो बताया गया कि आपको डाउट हो गया कि इसमें गड़बड़ है, तो अब आपका एक्शन क्या होना चाहिए? तुरंत आपको छानबीन करानी है। और यदि मामला गड़बड़ पाया जाता है, जो आपको शक था वो शक आपका सही निकलता है, तो उसकी एक लिखित और व्यापक रिपोर्ट आपको बनवानी है। क्या है? तो दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा लिखिए, लिखित व्यापक रिपोर्ट, लिखित व्यापक रिपोर्ट तैयार करवाएंगे, लिखित व्यापक रिपोर्ट तैयार करवाएंगे। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट है रिपोर्ट को मुख्य अभियंता के पास प्रस्तुत करेंगे।
तीसरा पॉइंट क्या करेंगे आप, रिपोर्ट को मुख्य अभियंता के पास प्रस्तुत करेंगे, रिपोर्ट को मुख्य अभियंता के पास प्रस्तुत करेंगे, रिपोर्ट को मुख्य अभियंता के पास प्रस्तुत करेंगे। चौथा पॉइंट लिखिए, मुख्य अभियंता को इस तथ्य से अवगत कराएंगे कि इसमें गंभीर दोष हैं, मुख्य अभियंता को इस तथ्य से अवगत करवाएंगे कि इसमें गंभीर दोष हैं, मुख्य अभियंता को इस तथ्य से अवगत कराएंगे कि इसमें गंभीर दोष हैं। अगला पॉइंट, अब देखो यहां तक आपका, मान लो मुख्य अभियंता अब भी नहीं मान रहा है, तो फिर कहां जाएंगे, ऊपर वाले अधिकारियों के पास जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मुख्य अभियंता की अस्वीकारोक्ति, मुख्य अभियंता की अस्वीकारोक्ति यानी यदि वो अस्वीकार कर देता है अभी भी, मुख्य अभियंता की अस्वीकारोक्ति की स्थिति में, मुख्य अभियंता की अस्वीकारोक्ति की स्थिति में की स्थिति में उच्च अधिकारी के पास प्रस्तुत करेंगे, उच्च अधिकारी के पास प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, सीनियर को फिर बताएंगे। अगला, जो आपके जूनियर हैं उनसे भी इससे संबंधित रिपोर्ट लेंगे, कनिष्ठ अभियंता से इस संदर्भ में रिपोर्ट लेंगे, कनिष्ठ अभियंता से इस संदर्भ में रिपोर्ट लेंगे, कनिष्ठ अभियंता से इस संबंध में रिपोर्ट लेंगे। अगला पॉइंट, इस परियोजना से जुड़े हुए लोगों से रिपोर्ट लेंगे, जैसे ठेकेदार है, ठेकेदार से भी रिपोर्ट लेंगे, इस परियोजना से जुड़े हुए लोगों से रिपोर्ट लेंगे, ठीक है। और लास्ट अंतिम समझिए, अब देखो इस केस में आपने छानबीन भी करा ली, एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार करा दी कि मामला गलत हो रहा है। जब छानबीन से बात निकल के आ गई कि मामला गलत है, रिपोर्ट में चीजें स्पष्ट हो गई कि मामला गलत है, तो ये पूरा का कार्य कैसा है, नैतिक रूप से सही नहीं है ये कार्य। तो ऐसे में क्या होगा, इसका हिस्सा आप नहीं बनोगे, इस गलत कार्य का, आप इस गलत कार्य का विरोध करोगे। ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई गलत कार्य हो रहा हो, उसकी पूर्ण पुष्टि हो चुकी हो, आप उस गलत कार्य का हिस्सा नहीं बनोगे। तो लिखो अगला पॉइंट, ऐसा कार्य जो नैतिक रूप से सही नहीं है, ऐसा कार्य जो नैतिक रूप से सही नहीं है, ऐसा कार्य जो नैतिक रूप से सही नहीं है, ऐसा कार्य जो नैतिक रूप से सही नहीं है, जांच और छानबीन से इसकी पूर्ण पुष्टि हो चुकी है, जांच और छानबीन से इसकी पूर्ण पुष्टि भी हो चुकी है, जांच और छानबीन से इसकी पूर्ण पुष्टि भी हो चुकी है, उसका हिस्सा मैं नहीं बनूंगा, उसका हिस्सा मैं नहीं बनूंगा, यानी ऊपर तक आपको इस बात को पहुंचा देना है यदि बात सही नहीं होती तो, ठीक है। अल्टीमेट आपका पर्पस ये है, ये जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आप, तीसरा पॉइंट, इस पर्पस तक पहुंचना है, कनिष्ठ अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगना है और ठेकेदार को निश्चित अवधि में दोष निवारण का आदेश देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, दोष निवारण होना चाहिए, जो गलतियां हुई हैं, जो कमियां हुई हैं, उनको फुलफिल करना है। केस में इतने पॉइंट लिख दो, खत्म बात। अंतिम लिख दो, ये अंतिम पॉइंट लिखिए, कनिष्ठ अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगेंगे और ठेकेदार को निश्चित अवधि में दोष निवारण के लिए आदेश देंगे। बस इतना काम आप करेंगे, अन्यथा की स्थिति में इस पूरे मामले में आप सम्मिलित नहीं रहेंगे। ये गलत हो रहा है, क्लियर है? बताओ, ये केस समझ में आ गया पूरा? ऐसे ही केस आएंगे आपके, जितने भी ऑप्शन वाले केस आएंगे ऐसे ही आएंगे, आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। यदि आप पद में हो तो पद में आपके पास जो अथॉरिटी है, और जो आपको पद से बाहर है वहां की आपको मैंने बता ही दिया, वहां पे सूचना, शिकायत, जो भी पॉसिबल हो सके। सबको क्लियर हो गया? जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं, विराज जी, रेखा कुमारी, स्नेहा जी और बाकी सबको क्लियर हो गया कैसे चीज़ों को करना है?
समझ रहे हो। टाइप 1 के कोई भी केस आते हैं जहां पे विकल्प दिए होंगे, मेरिट डिमेरिट की बात करेगा, गुण दोषों की बात करेगा, आप आसानी से उनको लिख पाओगे। अब प्रिंस जी, विनीत जी, राहुल जी, गीतू मिश्रा जी, अवनीश जी, नहीं सबको इंक्लूड नहीं करना है, जो सही नहीं है उसे इंक्लूड क्यों करेंगे। गुण दोषों के आधार पे आपको देखना है कि आपको कौन सा, आप किस पक्ष पे खड़े रहोगे। मैं आपको साफ बता रहा हूं, जो कार्य नैतिक नहीं है, जो कार्य सही नहीं है, उसका हिस्सा आपको नहीं बनना है, ये ध्यान रखिएगा बस, कैसे भी करके। तो आपको ऑप्शन भी वैसे ही निकालने पड़ेंगे, समझ रहे हो बात को। ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक। ये वाला पॉइंट हो गया आपका कंप्लीट, ठीक। ये हो गया पहले प्रकार का केस। अब मैं लेके चलता हूं आपको दूसरे प्रकार का केस, ठीक है। दूसरे प्रकार का टाइप 2 है, पक्ष के साथ आपको खड़े रहना है, आपको स्टैंड लेना है इसमें, ठीक है। गुण दोष और विकल्प वाला हो गया। अब आपको पक्ष के साथ खड़े रहना है। मैं यूपीएससी का ही दूसरा एक और केस लूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। यूपीएससी का ही एक केस आप लोगों को और लिया जाएगा। मैंने आपको भेजा था ये केस भी, ये है आपका, पढ़ते हैं इसको, समझने का प्रयास करते हैं इसको क्या कर सकते हैं। ये टाइप 2 है, दूसरे टाइप का है, आपको इसमें एक स्टैंड लेना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। हाँ, पढ़ें इसे, शुरू करें, ठीक है। एक जगह है तमिलनाडु, शिवकाशी पटाखा और दिया सलाई निर्माताओं के एक समूह के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में एक जगह है शिवकाशी, है ना। तो यहाँ पे पटाखा और दिया सलाई दोनों जो है यहाँ पे बड़े स्तर बनता है। जो आप शिवकाशी, आप पटाखा चलाए भी होंगे, ठीक है। तो एक जगह बताई गई, इस जगह पे ये काम होता है पटाखा और दिया सलाई का। अब जैसे ही पटाखा का नाम आएगा तो आपको लगता है कि एक खतरनाक उद्योग है, खतरनाक, डेंजरस, है ना, डेंजरस इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। कई बार घटनाएं सुनने को मिलती हैं, है ना। और ये आग से जुड़ा हुआ मामला है, आग से जुड़ा हुआ मामला है। कई हादसे होते रहते हैं टाइम टाइम पे। और भारतीय संविधान में लिखा हुआ ना आर्टिकल 24, है ना, आर्टिकल 24, आर्टिकल 23, बालाश्रम पे प्रतिषेध किया गया है। कारखानों में 14 साल से कम बच्चों को लगाने को लेकर प्रतिषेध किया गया, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है पूरा ये। तो यहाँ पे लिखा हो तमिलनाडु में शिवकाशी पटाखा और दिया सलाई निर्माताओं के समूह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थानीय अर्थव्यवस्था अधिकांशतः पटाखा उद्योग पर निर्भर है, ठीक है। इसी से इस क्षेत्र की आर्थिक विकास हुआ है, रहन सहन का स्तर भी सुधरा है। मतलब कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया है। जहाँ तक पटाखा उद्योग जैसे खतरनाक उद्योगों के लिए बाल श्रमिक के नियमों का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रम, मतलब कि 18 वर्ष से ऊपर के लोग ही इसमें काम कर सकते हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। ILO का और या फिर जो भी नियम बनाए गए हैं उसके तहत पटाखों के औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को पंजीकृत अपंजीकृत 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। मतलब 2 तरीके के हैं, कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ नॉन रजिस्टर्ड हैं। नॉन रजिस्टर्ड मतलब बहुत सारे हैं जो अपने घरों पे बना रहे हैं, चोरी छुपे बना रहे हैं, ये चीज़ें बहुत सारे मामले हैं ऐसे, ठीक है। सब रजिस्टर्ड होकर नहीं काम कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत टैक्स देना पड़ता है और दुनिया भर का उसमें फजीहत बहुत ज़्यादा है, खर्चे बहुत ज़्यादा है। तो पटाखों के औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को पंजीकृत अपंजीकृत 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। घरों पर आधारित कार्यशालाएं एक विशिष्ट इकाई हैं, यद्यपि पंजीकृत अपंजीकृत इकाइयों में बाल श्रमिक रोजगार के विषय में कानून स्पष्ट है, ठीक है। बताया गया है तब भी कि कहीं पर भी बाल श्रमिकों को नहीं लगाया जा सकता, खासकर ऐसे मामलों में। घरों पर आधारित कार्य उनके अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसी इकाइयों में माना जाता है कि बालक अपने माता पिता सगे संबंधियों की देखरेख में काम कर रहे हैं, ठीक है। जो घरों पर आमतौर पर कह रहा है कि घरों पर जो ऐसे काम हो रहे हैं उनको ऐसे मानकों के अंतर्गत हम नहीं रखते हैं, समझ रहे हैं। घरों पे जो काम हो रहे हैं उनमें यह माना जाता है कि जो बालक है वो अपने माता पिता सगे संबंधियों की देख रेख में काम कर रहा है, ठीक है। बाल श्रमिक मानकों से बचने के लिए अनेक इकाइयां अपने घरों पर ही आधारित कार्य कराती है। अब वहां पे बच्चों को लगाया जाता है, बच्चों के लिए कम पैसे देने पड़ते हैं, है ना, और काम फास्ट करते हैं बच्चे। तो बहुत सारी इकाइयों ने क्या कर रखा है, अपने घरों पर ही लगा रखा है इस मानक से बचने के लिए। जो 18 साल का ये मानक बनाया गया है, इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, घरों पर ही बना रखा है और बाहरी बालकों को रोजगार देते हैं। यह कहने की मतलब बाहरी बालक मतलब देखो, मान लो आपका घर है, आपके घर में आप 5 परिवार हैं, 5 लोगों का परिवार है, तो अपने ही घर में आप कोई उद्योग खोल सकते हो, चला सकते हो। एक कुटीर उद्योग आप अपने घर पे चला सकते हो, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, उसमें माता पिता हैं, सब कुछ है, सगे संबंधी उनके साथ काम कर सकते हो, उसमें ये मानक नहीं माने जाते हैं। उसमें होता है कि घर का परिवार का सदस्य। लेकिन आप अपने घर पे अपने पड़ोसी के बच्चों से काम करवाइए, अपने गांव के बच्चों से काम कराइए, तो आप क्या हो गया, आप तो रोजगार देने लग गए ना। ये कुटीर उद्योग नहीं हुआ ना, इसमें परिवार के लोग नहीं जुड़े रहे ना, यहाँ तो बाहरी लोगों को आप लेकर के आ रहे हैं, और खासकर ऐसे खतरनाक उद्योगों पे। तो बहुत सारी कंपनियां घरों को ही टारगेट करती हैं और वहां पर बाहरी बच्चों को जो है ला करके क्या करती हैं, ठीक, एम्प्लॉयड कर देती हैं। यही इस मुद्दे पे दिखाया गया है। अब देखो, मानकों से बचने के लिए पहले तो इन्होंने घरों का सहारा लिया, ठीक है, और फिर बाहरी बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, बालकों को रोजगार दे रहे हैं, बाहरी बालकों को रोजगार देती हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बालकों की भर्ती से इन इकाइयों की लागत बचती है, उनके मालिकों को अधिक लाभ बचता है। बालकों को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लाभ ज्यादा हो जाता है, कम पैसा बच्चों को देना पड़ता है। आपने शिव काशी की एक इकाई का दौरा किया, ठीक है, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के लगभग 10 से 15 बालक काम कर रहे हैं। अब आप गए, आप एक अधिकारी के तौर पे अपने शिव काशी पहुंचे, आप, मालिक आपको इकाई की परिसर में घुमाता है, मालिक आपको बताता है कि घर आधारित इकाई है, मतलब घर के लोग ही काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। वे बालक उसके संबंधी हैं, जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं सब उसके रिलेटिव हैं, ये सारे हैं। आप देखते हैं जब मालिक यह बताता है तो कई बालक खीस नहीं पोड़ते हैं, खीस मतलब कि हंस रहे हैं, कई बालक जो है हंस रहे हैं, आपको डाउट होना चालू हो जाता है, खीस नहीं पोड़ते हैं। गहन पूछताछ में आप जान पाते हैं कि मालिक और बालक परस्पर कोई संबंध नहीं है, संतोषजनक रूप से सिद्ध नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है आपका पूरा केस समझ गए कि नहीं, पहले ये बताओ। केस में कुछ नहीं है, एक जगह है शिव काशी, शिव काशी में पटाखा बनता है, वहाँ पे खतरनाक उद्योग की श्रेणी में आता है। उसमें लिखा हुआ वहाँ पे नियम कानून ये कहते हैं कि 18 साल से कम आयु के बच्चे यहाँ पे काम नहीं कर सकते। लेकिन यदि घर आधारित इंडस्ट्री है तो इन मानकों के अंतर्गत नहीं आती। तो बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, अपने घरों पे बना रखा है, सगे संबंधियों को, रिलेटिव्स को, है ना, वो बता करके बाहरी बच्चों को एम्प्लॉयड कर रखा है। और ऐसे में आप जब जाते हैं तो आप पाते हैं कि यहाँ पे बाहरी बच्चों को एम्प्लॉयड कर रखा गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या इसमें बोल रहा है। अब इस पे देखो, यहाँ पे अब आपको एक स्टैंड होगा, आपकी प्रतिक्रिया होगी इस प्रकरण में। अंतर्गत नैतिक, एक तो देखो इथिकल इशू टाइप 3 का भी यहाँ पे थोड़ा सा पूछ रखा है, एक यहाँ पे टाइप 3 भी डाल रखा है। टाइप 3 में क्या है, नैतिक विषय, इससे जुड़े हुए नैतिक मुद्दे क्या है। पहले तो ये टाइप 3 में मैंने आपको बताया। इस दौरे के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, यानी आपका स्टैंड क्या होगा, ये टाइप 2 है। देखो एक ही क्वेश्चन में टाइप 2 टाइप 3, अब इन दोनों को लिखना पड़ेगा आपको, इन दोनों को लिखना पड़ेगा, इन दोनों को आपको लिखना पड़ेगा। मतलब पहले आपको ए को भी लिखना पड़ेगा, बी को भी लिखना पड़ेगा, दोनों को स्पष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 300 शब्दों में लिखना है पूरा केस। लिख पाओगे? कुछ नहीं है इस केस में, आपको क्या लगता है केस में बहुत ज़्यादा कुछ है? चलो लिखो, ठीक है। मैं अब केस नहीं लिखवाऊंगा, केस आपको मैंने समझा दिया। अब इसको केस का लिखे टाइप 2, मैं इसका एक आंसर फॉर्मेट बता देता हूं। अब ये देखिए पूरा का पूरा मामला बाल श्रम का है ना, ये बाल श्रम का मामला है पूरा का पूरा ये, ठीक है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, बाल श्रम से जुड़ा हुआ मुद्दा देखेंगे कि भारत में अनेक उपकरणों में आज भी जो है बाल श्रमिक लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। और खासकर पटाखा उद्योग जो कि खतरनाक उद्योगों की श्रेणी में आता है, इसमें बाल श्रम का पूर्णतः निषेध किया गया है भारतीय संविधान में भी और विभिन्न कानूनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत भी। तो ऐसे में ये एक बड़े व्यापक अपराध की श्रेणी में आता है। शुरुआत तो आप ऐसे करेंगे, ज़्यादा नहीं लिखना, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में बाल श्रम के बारे में लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे, अब आपका यहाँ पे स्टैंड क्या होगा, क्या नैतिक मुद्दे हैं, इनको मैं आपको लिखवा रहा हूँ, क्या आप करोगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, पहला लिखिए, यह बाल श्रम से जुड़े हुए इस मामले को, यह लिखिए। अब आपका काम क्या होगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इस दौरे में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। लिखिए, यह बाल श्रम से जुड़े प्राधिकरण, यह बाल श्रम से जुड़े प्राधिकरण, यह बाल श्रम से जुड़े प्राधिकरण को इस मामले में सूचना दी जाएगी। ये मामला सीधा बाल श्रम से जुड़े हुए बहुत सारे प्राधिकरण हैं, उनको सूचना दी जाएगी, बहुत सारे एनजीओ हैं, उनको सूचना दी जाएगी। अगला पॉइंट, औद्योगिक इकाइयों को सूचित करेंगे कि बाल श्रम गैर कानूनी है, जो उसका मालिक है उसे बताया जाएगा कि बाल श्रम गैर कानूनी है।
औद्योगिक इकाइयों को, उसको नोटिस भेजा जाएगा, औद्योगिक इकाइयों को सूचित किया जाएगा कि बाल श्रम गैर कानूनी है। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। अगला पॉइंट, उस क्षेत्र में किसी विशिष्ट पदाधिकारियों को सूचना देंगे। उस क्षेत्र के किसी विशिष्ट पदाधिकारियों को सूचना देंगे। उस क्षेत्र के विशिष्ट पदाधिकारियों को सूचना देंगे। नेक्स्ट, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी मतलब उस समय वहाँ का जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी और एनजीओ को सूचना दी जाएगी। सिविल सोसाइटी और एनजीओ को भी सूचित किया जाएगा। अगला पॉइंट, उनके माता पिता को जागरूक किया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि ऐसे में कोई हादसा हो गया तो आपका बच्चा चला जाएगा, जीवन भर आप लोग जो है बिना बच्चे के रह जाओगे। उनके माता पिता को जागरूक करेंगे। मीडिया को भी सूचना दी जाएगी, इस मामले की मीडिया को भी सूचना दी जाएगी। अगला पॉइंट, मानव अधिकार प्राधिकरणों को सूचना दी जाएगी। मानव अधिकार प्राधिकरणों को भी सूचना दी जाएगी। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उनको भी दिया जाएगा। व्यवहारिक तौर पर कुछ विकल्प, व्यवहारिक तौर पर कुछ विकल्प पर, व्यवहारिक तौर पर कुछ विकल्प, व्यवहारिक तौर पर कुछ ऐसे विकल्पों को, ऐसे विकल्पों को चुना जाएगा जिससे बच्चों को इस खतरनाक उद्योग के कार्यों से निकाला जा सके। व्यवहारिक स्तर पर ऐसे, क्योंकि दिखा तो देखो यहाँ पे सगे संबंधी रहा है, लेकिन वो सगे संबंधी है नहीं। व्यवहारिक स्तर पर ऐसे विकल्पों को चुना जाएगा जिससे बच्चों को इस खतरनाक उद्योग से बाहर निकाला जा सके, बाहर निकाला जा सके। अब देखो इसी में टाइप 3 चुना हुआ है। देखो नैतिक मुद्दे पूछ रहा है ना, ये तो हो गया आपका इस दौरे पे आप क्या काम करेंगे, ये आपकी प्रक्रिया क्या होगी। जितने पॉइंट मैंने इसमें लिखवाए वो तो आपके ये टाइप 2 हो गए। ये हो गया टाइप 2, टाइप 2। अब इसी में टाइप 3 भी चुना हुआ है। टाइप 3 में मैं क्या ने क्या लिखवाया है, कुछ नैतिक मुद्दे के बारे में भी लिखेगा। तो आगे इसी के आगे लिख लीजिए टाइप 3, टाइप 3। अब देखो इसी में टाइप 3 है तो टाइप 3 भी मैं आपको लिखवा देता हूं कि इसमें क्या क्या नैतिक मुद्दे छुपे हुए हैं। टाइप 3, इस केस का आंसर टाइप 3 के हिसाब से। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। टाइप 2 मैंने आपको बता दिया। अब इतने जितने पॉइंट बताए इन्हीं पॉइंटों को आपको एलिब्रेट कर देना है, इन्हीं पॉइंट को विस्तारित कर देना है। टाइप 3 में क्या क्या होगा, इसमें नैतिक मुद्दे क्या क्या जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मानव को साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये बाल श्रम का मुद्दा है। तो पहला पॉइंट लिखो, पहला नैतिक मुद्दा क्या है इसमें, मानव को साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मानव को साधन के रूप में, मानव को वस्तु समझ के प्रयोग किया जा रहा है, जबकि ये गलत है। मानव को साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि ये बाल श्रम का मुद्दा है, क्योंकि यह बाल श्रम का मुद्दा है। पहला तो इसमें नैतिक मुद्दा ये जुड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट, विधि के उल्लंघन का मुद्दा जुड़ा हुआ है, इसमें कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो ये भी एक नैतिकता का विषय है। कानून का उल्लंघन नहीं करना, हमें कानून के हिसाब से चलना है। कानून का शासन है हमारे देश में, इसलिए कानून हमारे लिए सर्वोपरि है। तो क्या है दूसरा, कानून के उल्लंघन का मुद्दा है। तीसरा पॉइंट, मानवाधिकार और बाल अधिकार के उल्लंघन का मुद्दा है। ये नैतिक मुद्दे छुपे हुए हैं इसमें, मानवाधिकार और बाल अधिकार के उल्लंघन का मुद्दा है इसमें, मानवाधिकार और बाल अधिकार के उल्लंघन का मुद्दा है, मानवाधिकार और बाल अधिकार के उल्लंघन का मुद्दा है। अगला पॉइंट, मानवाधिकार के अंतर्गत शोषण के अधिकार का मुद्दा है, शोषण किया जा रहा है बच्चे के, शोषण के अधिकार का हनन किया जा रहा है। मानवाधिकार के अंतर्गत शोषण के अधिकार का मुद्दा है। भारतीय संविधान में दिया गया है ना शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार,
ठीक है, तो शोषण, कोई किसी का शोषण नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बच्चों को जबरदस्ती काम नहीं, तो बच्चे तो स्कूल जाना चाहते हैं ना, कौन सा बच्चा काम करना चाहता है? आज के टाइम में हर बच्चा खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, जबरदस्ती उनको काम पे लगाया गया है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का मुद्दा है। अगला पॉइंट, पटाखा और दिया सलाई उद्योग, पटाखा और दिया सलाई उद्योग जो कि खतरनाक प्रकार का उद्योग है, पटाखा और दिया सलाई उद्योग जो कि खतरनाक प्रकार का उद्योग है, जिसमें सुरक्षा का नैतिक मुद्दा जुड़ जाता है। पटाखा और दिया सलाई उद्योग जो कि खतरनाक प्रकार का उद्योग है, जिससे सुरक्षा का नैतिक मुद्दा जुड़ जाता है, जिससे सुरक्षा का नैतिक मुद्दा जुड़ जाता है, जिससे सुरक्षा का नैतिक मुद्दा जुड़ जाता है। अगला पॉइंट, स्वास्थ्य संबंधी नैतिकता का मुद्दा जुड़ जाता है, स्वास्थ्य संबंधी नैतिकता का मुद्दा इससे जुड़ जाता है, स्वास्थ्य संबंधी नैतिकता का मुद्दा इससे जुड़ जाता है। अगला पॉइंट, स्थानीय अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, जीवन यापन, यह भी एक नैतिक मुद्दा है। लोगों का यहाँ पे क्या है, यदि ये काम बंद करा दिया जाएगा तो लोगों का जीवन यापन भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन नैतिकता के मुद्दे में इसको भी डाल दीजिए, स्थानीय अर्थव्यवस्था का मुद्दा, स्थानीय अर्थव्यवस्था का मुद्दा। तो इतने नैतिक मुद्दे इसमें जुड़े हुए हैं, इस केस में इतने नैतिक मुद्दे इसमें जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो टाइप 2 और टाइप 3 को कैसे डिसाइड करेंगे? टाइप 2 में आपका स्टैंड आपको लेना है, आप क्या करेंगे ये आपको टाइप 2, मैंने जो आपको बताया टाइप 3 केस भी इसी में निकल आया, 2 टाइप आपको करा दिए मैंने। देखो जो बाल श्रम, हाँ ना ये सब मत लिखिएगा, ये कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और ये सब चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग, जितना मैंने आपको बता दिया इतना पर्याप्त है। हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से वो सारी चीज़ें अलग है, लेकिन यहाँ पे केस में इन सब चीज़ों को नहीं करना है। हाँ, एग्जाम में दोनों का आंसर लिखना पड़ेगा बेटा, दोनों का लिखना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको, दोनों के लिए जगह दी जाएगी। विराज जी क्या कह रहे हैं सर, एज डिफरेंस है भारत में और ILO का, कैसे? दोनों देखो, ILO 18 साल से कम मांग रहा है, भारत में भी ऐसा है कि जो खतरनाक उद्योग है, जो खतरनाक, वहाँ संविधान में तो लिखा हुआ 14 साल से कम बच्चे, लेकिन जो कानून पारित किए गए हैं कानून में भी ऐसा नहीं है। आप एडल्ट बहुत सारे काम जो है जब आप 18 साल से ऊपर हो जाएंगे तभी कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो एज का मामला है यहाँ पे, एज ऐसा नहीं है, आप अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भी रखेंगे। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया? कैसे टाइप 2 और टाइप 3 में अलग अलग यही आएगा आपको, और कुछ नहीं मिलने वाला, टेंशन ना लो, इतना ही है। ठीक है, अब आप लोग पिछले साल के क्वेश्चन उठाइए, मैं आप लोगों को बस इतना ही कहूँगा, पिछले साल के क्वेश्चन उठाइए और केसेस को लिखना शुरू करिए। कुछ नहीं है केस में, ऐसे ही केसेस को लिखना है। ये 3 टाइप बता दिए, 2 टाइप मैं आपको कल बताऊंगा, 2 टाइप आपके कल बताऊंगा, कल के बाद केसेस फिर मैं आगे आपको प्रैक्टिस करना है, ये ध्यान रखिएगा। आगे जो भी प्रैक्टिस होगी अब आपकी होगी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता के चला जाऊँगा, मैं आपको दिशा निर्देश करूँगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, अब लिखिए, अब आपको पता चल गया। देखो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दी, इंट्रोडक्शन में पृष्ठभूमि लिखनी है, सोशल मामला, जो केस का मामला निकल के आ रहा है उसकी पृष्ठभूमि लिखनी है, वो मामला किससे जुड़ा हुआ है जिसको आप समझ पा रहे हैं। ये इतनी छोटी सी बात है, इंट्रोडक्शन 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 में क्या है, कुछ नहीं है। शुरुआत मैंने आपको शुरुआत में कुछ इंट्रोडक्शन बताए भी हैं। ठीक है, तो आप लोगों को केसेस अब पिछले साल के उठाने हैं, आयोग के, IAS को उठाइए, UP PCS को उठाइए, यही टाइप मिलेंगे। पहले टाइप में आप डिवाइड कर लीजिए, जो मैंने आपको ये 5 टाइप बताए हैं ना, इन 5 टाइपों में किस टाइप का केस है पहले उसमें डिवाइड कर लीजिए, पूरे केसेस को लीजिए और 5 टाइपों में डिवाइड करके रख लीजिए। और डिवाइड करके रखने के बाद आप पाएंगे आराम से आप लिखते चले जाएंगे। 3 तरीके के टाइप मैंने आपको बता दिए,
कल एक बार एक एग्जांपल इसका और बताऊंगा, फिर ये भी आपको कंप्लीट करा दूंगा। कल के बाद से आपका केसेस का मामला आपको खुद करना है, ठीक है। लगभग आपको कितने केसेस मैं अभी हल करा चुका हूँ, 6-7 केसेस यहाँ पे हो गए। कल 2-3-4 केस और होंगे, बस इतने में मैंने आपको पूरा सही तरीके से गाइड कर दिया। मुद्दा आप कितना इस पर प्रैक्टिस करते हो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है आपको। जो केस मिल जाए डरो मत उससे, लिखो, पॉइंट सोचो उसके क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। बताइए कोई डाउट हो तो किसी को बताइए, कोई डाउट हो।